सो हाय एवरीवन। मेरा नाम है नमित कपूर और मैं आप सबका स्वागत करता हूँ वंश ऑफ एमसी की एक नई, एक शानदार और एक कमाल वीडियो में। दोस्तों यार, आज हमारे साथ है राहुल कुमार, जिनकी टीम से 2021 के अंदर ऑन ईयर रैंक है 127। ये रैंक इन्होंने सेल्फ स्टडी के साथ अचीव करी है। तो आज आपको अपनी पूरी जर्नी बताने वाले हैं कि कैसे इन्होंने भैया सेल्फ स्टडी से इतनी अच्छी रैंक को अचीव करा। अभी इनको फर्स्ट राउंड ऑफ अलॉटमेंट में एनआईटी वरांगल अलॉट हुआ है। तो पूरी जर्नी आपको अपनी डिटेल में बताएंगे, क्या इनकी स्ट्रेटेजी रही, कैसे इन्होंने प्रिपेयर करा, लास्ट मोमेंट इनकी टिप्स क्या है आप सबके लिए। और जितने भी क्वेश्चंस हो गए आप बाद में इनसे पूछ सकते हैं। इनका जो लिंक्डइन अकाउंट है वो मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा आप सबके लिए। तो स्टार्ट करते हैं राहुल भाई की एक क्विक इंट्रोडक्शन के साथ। सो हाय राहुल भाई। हाय एवरीवन, मेरा नाम राहुल कुमार है। मैं दिल्ली से हूँ वैसे तो, पर बीएससी मैंने भोपाल से की है, मध्य प्रदेश। प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, आरकेडीएफ यूनिवर्सिटी। राइट भाई। तो भाई इसके बाद एक हमारा कॉमन क्वेश्चन ये रहता है कि निमसेट एग्जाम के बारे में ना बच्चे अवेयर नहीं होते हैं बहुत ज्यादा कि भैया निमसेट जैसे एक एग्जाम भी है और उससे एनआईटी से कॉलेज भी मिल सकता है। कि बाद में बहुत लोगों से मतलब पूछता हूँ और बहुत लोगों से करते हैं कि इसकी एक अवेयरनेस कम है। तो मैं चाहूंगा कि तुम भी हमारे को अपना बताओ कि तुम्हें इस एग्जाम के बारे में कैसे पता लगा और तुमने अपनी प्रिपरेशन कब स्टार्ट करी। अवेयरनेस तो कम है इस एग्ज़ाम की, क्योंकि मुझे भी पता नहीं था इसके बारे में। अक्टूबर में मुझे पता चला था, जिस दिन 2020 का एग्ज़ाम था निमसेट का, उससे एक दिन पहले मेरे साइड में एक भैया बैठ के पढ़ रहे थे, तो उनसे ही मुझे पता चला था ये। तो उन्होंने ही बताया था। उसके बाद मैंने नवंबर एंड में स्टार्ट की होगी मैंने। तैयारी करना। राइट भाई। तो सबसे पहले तो यार कॉन्ग्रेचुलेशन फिर से एक बार 127 रैंक को सेल्फ स्टडी से अचीव करने के लिए। क्योंकि भाई बहुत सारे बच्चों में ना एक मिथ रहती है कि हम सेल्फ स्टडी करके यार टॉप 5 एनआईटी में लैंड नहीं कर सकते या हम एक इतनी अच्छी रैंक अचीव नहीं कर सकते। तो मैं चाहूंगा कि यार अब तुम सीधा अपनी स्ट्रैटेजी बताओ कि तुम्हारी क्या स्ट्रैटेजी रही, तुमने किस तरीके से इसको स्टार्ट करा, किस तरह से सिलेबस को पढ़ना शुरू करा और किस तरह से सारी चीजों को कवर अप करा। जब मैंने स्टार्ट किया था तो मैंने मतलब सबसे पहले तो देखा था, इसके बारे में पूरा पता किया था। उसके बाद मैंने प्रीवियस क्वेश्चंस देखे थे। जब क्वेश्चन देख रहा था मैंने मतलब 12th में जेईमेंस के लिए प्रिपेयर किया था। मैंने ड्रॉप भी लिया था उसके लिए, तो उसके हिसाब से काफ़ी रिलेटेबल सिलेबस था। तो मैथ्स तो काफ़ी ज़्यादा था। तो ऐसे देख के लग रहा था उसे कि अगर पढ़ाएं, अगर मतलब मैं पढ़ लूँ ठीक से तो वो हो सकते हैं क्वेश्चंस। राइट भाई। हाँ, और उसके बाद मेरे पास पहले भी नोट्स थे और स्टडी मटेरियल था, तो मैंने उसी को कंसिस्टेंटली पढ़ता रहा था। तो ऐसे ही 5-6 घंटे रोज। राइट। तो अगर हम बात करें सिलेबस की, तो मतलब तुमने कौन से टॉपिक को पहले रखना शुरू करा, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है ना एक सिस्टमेटिक फ्लो नहीं बन पाता हमारा। तो जैसे कि तुमने कैसे मतलब अपने दिन को मैनेज करा, किस तरह से तुम लोग मतलब तुम इन चीजों को पढ़ते थे। और साथ ही साथ यार एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये रहता है कि तुमने जैसे बीएससी के थर्ड ईयर के साथ प्रिपेयर करा, बीएससी सीएस तुम कर रहे थे, तो थर्ड ईयर के साथ एक बच्चों को मैनेजमेंट का समझ नहीं आता है। तुम बीएससी को कितना टाइम देते थे और उसके बाद भाई इसको अपनी प्रिपरेशन को कितना टाइम देते थे। मैं कॉलेज के लिए 2 घंटे से ज़्यादा नहीं पढ़ता था कभी भी। 2 घंटे या उससे कम, वो भी मतलब हफ्ते में 3-4 दिन। उसके अलावा 5-6 घंटे मैं कंसिस्टेंटली निमसेट के लिए पढ़ता था। उसमें से भी मैं, ऐसा मान लो अगर मैं 6 घंटे पढ़ रहा हूँ तो 4 से 5 घंटे मैथ्स के लिए पढ़ता था और रीजनिंग पढ़ता था। कंप्यूटर और इंग्लिश मैं वीकेंड्स में करता था, और 1 से 2 दिन बस ऐसे ही करता था मैं। जहाँ पे मैं अटकता था, मतलब टेस्ट वगैरह तो मैं होते ही रहते थे साथ में। मैंने टेस्ट सीरीज ली थी उसके लिए, तो आप भी चाहो तो ले सकते हो। मार्च में ली थी मैंने, और टॉपिक वाइज तो मैं रोज देता था, और फुल मॉक टेस्ट में हफ्ते में 2 बार देता था एटलीस्ट। तो वहाँ पे जो भी क्वेश्चंस मेरी गलत होते थे या देता था मैं, वो बाद में मैं देखता था कि कहाँ पे गलती हुई है, कैसे गलत हो गया वो, या क्यों छोड़ना पड़ा मुझे। तो उसके हिसाब से वो रिवीजन भी होता रहता था साथ में मेरा। राइट भाई। तो ये बात तुमने बहुत सही बोली है कि एक कंसिस्टेंटली तुम लोग जो पढ़ते थे कि मतलब एक तुमने नवंबर से भी शुरू करा, तो नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी और मार्च, मतलब 5 महीने के अंदर तुमने अपना पूरा सिलेबस पूरा कर लिया और 5 महीने के बाद तुम टेस्ट सीरीज ली। ये सबसे अच्छा काम करा, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि बच्चे बिल्कुल स्टार्टिंग में टेस्ट सीरीज ले लेते हैं, तो उससे क्या होता है कि यार एक नंबर नहीं आते या कभी कभी लगता है कि भाई हम वो जा रहे हैं, तो उससे डिमोटिवेशन होती है। तो मेरी भी सबको ये सजेशन होती है कि एक बार तो अपने एंड पे सिलेबस कंप्लीट करो और उसके बाद ये चीज करो। बाकी राहुल भाई, अगली चीज जैसे तुमने भी बोला रिविजन और एनालिसिस, तो रिवीजन और एनालिसिस का कितना इंपॉर्टेंट रोल रहता है और तुम रिवीजन कैसे करते थे। क्योंकि सेल्फ स्टडी के अंदर ना एक ही चीज होती है कि यार हम कभी डिमोटिवेट हो जाते हैं, जैसे तुम मेरे को बता रहे थे कि तुम डिमोटिवेट होते थे तो एनीमे देखने लग जाते थे। तो उसको कैसे तुमने अपने मैनेज करा, क्योंकि होता है यार एक बार डिस्ट्रैक्शन हो जाती है, तो भाई डिस्ट्रैक्शन फिर हमारे पास होता है कि भाई पढ़ाई का फ्लो टूट जाता है। तो उस फ्लो को तुमने कैसे मेंटेन करा और रिवीजन कैसे करी, क्योंकि रिवीजन सेल्फ स्टडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, यहाँ पे डिमोटिवेशन तो होता रहता है यार। मतलब हर तीसरे चौथे दिन ऐसा लगता है कि मुश्किल है, या सिलेबस ज़्यादा है, या हो नहीं पा रहा है, या मार्क्स कम आ रहे हैं, जो भी है।
तो इनकी वजह से मतलब ऐसा हो सकता है कि आप किसी दिन कम पढ़ो या किसी दिन ज्यादा, वो तो थोड़ी मोटिवेशन लेवल पे होता है। पर फिर भी कंसिस्टेंटली पढ़ना ही पड़ेगा, मतलब आपको अगर निकालना है अच्छी रैंक के साथ, तो अगर किसी दिन अगर 6 घंटे भी पढ़ रहे हो आप, तो किसी दिन कम से कम 2 घंटे तो पढ़ना ही पड़ता है। और इसके बाद रिवीजन की बात है तो वही मैं मतलब अपने नोट्स रिवाइज करता रहता था। मैंने खुद से बनाए थे नोट्स अपने अलग राइट। टॉपिक वाइज। हाँ, वही मैं बार बार रिवाइज करता था। और फिर मार्च जब मैंने टेस्ट सीरीज ली थी उसके बाद मैं ज़्यादा रिवाइज नहीं करता था, क्योंकि मतलब टेस्ट होते होते थे तो जो क्वेश्चन गलत होते थे या छूटते थे तो मैं वही देख लेता था, सिर्फ वो टॉपिक्स। उससे मेरा टाइम भी बचता था और वो टॉपिक्स रिवाइज होते रहते थे जो मेरा वीक है या मुझसे गलतियां हो रही है जिसमें। राइट राहुल भाई, तो यार ये चीज मेरे को बहुत अच्छी लगी राहुल भाई की जो उसने अभी बताई है कि भाई जिस तरह से अगर हम एक पेपर देते हैं, पेपर देने के बाद हम लोग बहुत अच्छी ये करते हैं कि यार जो क्वेश्चन हमसे बन जाते हैं उन्हीं क्वेश्चन एनालिसिस करते रहते हैं कि ये क्वेश्चन हमसे बन गया, ये क्वेश्चन हमसे बन गया, उन्हीं को देखते रहते हैं कि भाई हमारा जो फोकस होता है एनालिसिस करने का, तो ये होता है यार जो क्वेश्चन हमसे नहीं बना तुम्हारे को उसके ऊपर स्टडी करनी है कि भाई मुझसे क्वेश्चन क्यों नहीं बना। ये दो चीजें हो सकती है इसमें तुमसे क्वेश्चन ना बनने की, यार या तो मेरे को कॉन्सेप्ट नहीं आता या फिर मुझसे कोई सिली मिस्टेक हो गई है। भाई तुम्हारे को अगर कॉन्सेप्ट देखना है तो कॉन्सेप्ट देखने के लिए तुम पहले उसकी थ्योरी पे जाओ, फिर उसके फॉर्मूला पे जाओ। तो अगर तुम थ्योरी और फॉर्मूला को पकड़ लेते हो तो भाई ये एनालिसिस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो इससे तुम अपना जो एनालिसिस करते हो तो भाई तुम्हारे जो क्वेश्चन रह जाते हैं वो तुम्हारे को बूस्टअप करने में हेल्प करते हैं, क्योंकि यार जो सेम क्वेश्चन तुमसे पहले ऑलरेडी बन चुका है, अगर तुम उसको दोबारा वही वही क्वेश्चन करते रहोगे तो उसका कोई सेंस नहीं है, क्योंकि वो अगर तुमसे अभी बन रहा है तो पेपर में भी तुमसे जरूर बनेगा। तो हमारा जो फोकस होना चाहिए एनालिसिस पे वो ये होना चाहिए कि जो क्वेश्चन हमसे नहीं बने तो उसमें हम लोग कहाँ कहाँ पे लैग करें। राइट राहुल भाई, तो ये बहुत ही अच्छी एक टिप तुमने बच्चों को दी है। उसके बाद राहुल मेरा क्वेश्चन ये होगा कि तुम्हारा निमसेट 2021 का एग्जाम कैसा था? मतलब तुम्हारी क्या, मतलब जैसे तुम सुबह गए तो क्या पूरा एटमॉस्फेयर था, फिर पेपर देने के बाद तुम्हारा मतलब जैसे रिस्पॉन्स शीट आई, तो मैं चाहूंगा कि वो अपनी एक बार डिटेल में तुम सारी चीजें डिस्कस करो। उससे पहले, जैसे आपने पहले क्वेश्चन पूछा था कि मतलब मोटिवेट कैसे रहो, तो मैं उसमें एक पॉइंट बताना भूल गया था कि जैसे आपके वीडियोस आते रहते थे, तो जैसे कि आपके डेली शेड्यूल, वो वाला मैंने कम से कम कुछ नहीं तब भी 5-6 बार देखा होगा। और टॉपर्स के इंटरव्यूज वो भी मैंने बहुत बार देखे हैं, खासकर तिरछी, मुझे तिरछी जाना था। तो मैं काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट होता था उससे कि मतलब, क्योंकि वहाँ पे भी अगर देखने से पता चलता है कि जो टॉपर्स हैं आज वो हमेशा से टॉपर्स नहीं रहे हैं, ज़्यादातर ने खुद से मेहनत की है। तो उससे से मतलब पता चल जाता है कि अगर आप पढ़ते हो कंसिस्टेंटली तो आप भी बन सकते हो। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने मतलब कितने पहले में थे पढ़ने में अच्छे या नहीं थे, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर कंसिस्टेंटली पढ़ते हो आप तो आप भी कुछ भी कर सकते हो। राइट राहुल और भाई। उसके बाद बिल्कुल, और उसके बाद जैसे कि मेरा पेपर मध्य प्रदेश में था, तो मैं वहाँ पे जहाँ पे मैं रह रहा था उससे पास में ही था, ज़्यादा कोई दूर नहीं था, तो आराम से मैं पहुँच गया था। और पेपर अगर मतलब स्टार्टिंग में जब स्टार्ट हुआ था पेपर, काफ़ी इजी लग रहा था देखने से। मैं पेपर हमेशा मतलब कंप्यूटर और इंग्लिश से स्टार्ट करता था। सबसे पहले कंप्यूटर में गया था मैं, 10 में से 5 क्वेश्चन किए थे मैंने, उसमें से 3 सही थे, 2 गलत थे मेरे। और इंग्लिश सेक्शन में गया था उसके बाद मैं, उसमें मैंने 14 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए थे टोटल, उसमें से 6 गलत थे, 8 सही थे। ओके। और उसके बाद फिर मैं रीजनिंग पे गया था, उसमें से 35 किए थे मैंने, उसमें से 2 गलत थे, 33 सही थे। फिर मैथ्स गया था मैं लास्ट, उसमें मैंने 37 किए थे, 6 गलत थे और 31 सही थे। राइट भाई। एक्यूरेसी काफ़ी कम है मेरी, आप भी देख सकते हो, पर फिर राइट। भी पर वही एक्यूरेसी चीज सबसे हो ज़्यादा जाती है यार, इंपॉर्टेंट है यार। एग्जैक्टली यार, पेपर टू पेपर डिपेंड कर जाता है कि पेपर का लेवल क्या है, उस तरह से हमारे कोर्सेज को मैनेज करना पड़ता है। बहुत सारे बच्चों को लगता है कि हम 45 प्लस क्वेश्चन करेंगे तो ही हमारे को एक टॉप रैंकिंग कॉलेज मिलेगा, तभी हम टॉप 5 एनआईटी में पहुंच पाएंगे, ये 40 प्लस क्वेश्चन करेंगे। तो यहाँ पे भाई आपका राहुल भी एक लाइफ एग्जांपल है कि 37 मैथ्स में कोर्सेज करे हैं, उसमें से 31 करेक्ट थे और 6 गलत थे। उसके बाद भी इतनी अच्छी रैंक अगर राहुल भाई की आ रही है 127, तो एक बहुत ही अच्छी अचीवमेंट है। और उसके बाद साथ में जो राहुल भाई ने बात बोली कि यार हर एक टॉपर जो होता है ना स्टार्टिंग से टॉपर नहीं होता है, वो भैया अपनी मेहनत और अपनी एफर्ट से बनता है। तो चाहे फिर आप मेरा एग्जाम्पल ले लो, राहुल का एग्जाम्पल ले लो, भाई सब लोगों ने जेई मेन दिया पर एक जेई मेन में अच्छी रैंक नहीं लेके आ पाए, तो निमसेट रैंक एग्जाम में एक अच्छी रैंक लेके आ पाए। तो भाई हमारे को फेलियर से डरना नहीं है, क्योंकि भाई जो तुम्हारा फेलियर होता है वो तुम्हारा होता है फर्स्ट स्टेप इन लर्निंग। कि जब तुम भैया उससे आगे बढ़ते हो, तुम एक चीज में अपनी गलतियां देख लेते हो कि भाई मेरी ये गलतियां हैं, तुम उससे इंप्रूव करते हो तो तुम आगे जाते हो। तो ये बहुत सारी बातें तुम्हारे को राहुल से सीखनी चाहिए। सेल्फ स्टडी करने के साथ साथ डिमोटिवेट भी हुए, उसका खुद से खुद को मोटिवेट करा। और जो कंसिस्टेंसी की बात करी कि भाई अगर दिन में 5-6 घंटे का मेरा डेली शेड्यूल है, अगर मैं एक दिन 5-6 घंटे नहीं पढ़ पा रहा तो एटलीस्ट 2 घंटे में पुरानी चीजों को रिवीजन कर लूं कि मेरा फ्लो ना टूटे। तो ये फ्लो जो एक रहता है ना, वो आपको बहुत हेल्प करता है कि भाई आप अपना एनवायरनमेंट को कंस्ट्रेन कर रख सको। और जब आप पेपर के लिए तैयारी कर रहे हो, किसी ऐसे कॉम्पिटिशन के लिए तैयारी कर रहे हो, तो वहां पे भाई आपको अपने कॉम्पिटिशन के साथ भी ये चीजें देखनी पड़ती है कि भाई तुम्हारा ध्यान ना भटक रहा हो। तो राहुल भाई इसके अंदर बस लास्ट क्वेश्चन हमारा इसी तरह से होगा कि जब तुम सेल्फ स्टडी कर रहे थे तो जो जो ये डीमोटिवेशन आई, तो डीमोटिवेशन को तुमने डील करा,
तो उसके बाद भैया वन स्टॉप एमसीए का तुम्हारे अंदर क्या रोल रहा कि तुम्हारी जर्नी के अंदर कि भाई वन स्टॉप एमसीए को कैसे हेल्प करी? इसका काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल रहा है। सबसे ज़रूरी तो यही है, मोटिवेशन प्लस गाइडेंस भी मिली है मुझे काफ़ी। जैसे कि मैंने बताया, टॉपर्स की वीडियोस मैंने एक ही टॉपर्स की मैंने मतलब कई बार देखी होगी, तो उससे काफ़ी चीज़ें पता चल जाती है। जैसे कि पहले बता चुका हूँ कि मतलब हर टॉपर नहीं होता स्टार्टिंग से, या ज़रूरी नहीं है कि हो, तो वो खुद से बन जाते हैं मेहनत कर करके। और प्लस जैसे ये भी पता चलता है कि आपको कैसा इन्वायरमेंट मिलेगा करने के बाद, क्योंकि गोल भी तो वर्थवाइल होना चाहिए ना। और ये काफ़ी अच्छा एनआईटी का बहुत अच्छा इन्वायरमेंट मिल जाता है आपको। आपके आसपास भी ऐसे बच्चे होंगे जो आपसे आपके लेवल पे होंगे या फिर आपसे भी ज़्यादा होंगे, राइट तो भाई। जैसी संगति रहेगी आपकी वैसी बनोगे आप, जाहिर सी बात है ये तो। मेरा सबसे ज़्यादा मोटिवेशन यही था, और वन स्टॉप एमसीए ने इसी में मुझे काफ़ी हेल्प किया। राइट भाई। और बाकी अगर हम कंप्यूटर सीरीज की बात करें या फिर बाकी प्रीवियस पेपर्स की बात करें, जैसे तुमने मेरे को बताया था कि जब लास्ट का बिल्कुल तुम्हारा टाइम था लास्ट वीक का, तो लास्ट वीक में तुमने सिर्फ प्रीवियस ईयर पे फोकस करा। तो मैं चाहूंगा एक बार उसको तुम थोड़ा सा डिटेल में बच्चों के साथ डिस्कस करो। जैसे कि मेरा जब एक महीना बच गया था, मतलब जैसे कि अगस्त में पेपर था ये, और जुलाई मैंने पूरा पूरा जुलाई मतलब हर दिन एक मॉक टेस्ट देता था मैं, और वो टाइमिंग भी सेम थी 9 to 11। तो और उसके बाद जब मैं मतलब 7 तारीख को पेपर था, मैंने 1 तारीख से 5 तारीख तक हर दिन 2 टेस्ट पेपर देता था मैं, राइट भाई। 9 से 11 और 2 से 4। और ऑब्वियसली मतलब वो प्रीवियस ईयर्स थे, साफ साफ 1 से 5 तक। तो उससे क्या होता हो गया कि मतलब सारे क्वेश्चंस, क्योंकि इसमें रिपीट भी हो जाते हैं, सारे क्वेश्चंस मेरे रिवाइज हो गए। और प्लस थोड़े बहुत टॉपिक्स जो भी मतलब लास्ट में भी बचे हुए थे मेरे, कि इससे भी क्वेश्चन आ सकता है, तो वो भी मेरे रिवाइज हो गए अच्छे से। तो राइट। यार प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस तो मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है लास्ट टाइम पे। आपको वो अगर अच्छी रैंक लानी है तो वो मस्ट डू है, आपको करना ही पड़ेगा वो। राइट भाई। मैं प्रीवियस ईयर पेपर्स का तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। और अगर हम 2021 के पेपर की बात भी करें तो बच्चे बोलते हैं इसमें ज्यादा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस नहीं आए, पर अगर मैं बात करूं तो भाई इसमें 23 ऐसे क्वेश्चन थे जो स्टैंडर्ड क्वेश्चन थे बिल्कुल ही, जिनको आप बहुत इजीली कर सकते थे। तो प्रीवियस ईयर पेपर्स करने से जो लास्ट में राहुल को फायदा हुआ यही हुआ कि भाई एक पैटर्न से फैमिलियरिटी हो जाती है कि भाई हम पैटर्न को फैमिलियर करते जा रहे हैं। तो एक्चुअल पेपर में जब हम लोग बैठते हैं तो भाई हमारे को लगता ही नहीं कि भाई हमारे लिए नया सा पेपर है। वो पेपर हमारे लिए पुराना हो जाता है क्योंकि हमने उसी पैटर्न के पेपर को इतनी बार सॉल्व कर लिया होता है कि हम बिल्कुल फैमिलियराइज होते हैं। राहुल भाई, लास्ट चीज मेरी यही होगी कि तुम अपने जो आगे आने वाले जूनियर्स हैं उनको क्या टिप्स देना चाहोगे? जैसे बहुत बच्चे हैं जो सेल्फ स्टडी करने वाले हैं, तो उनको तुम सेल्फ स्टडी के लिए क्या टिप्स देना चाहोगे और क्या अपने मतलब से मोटिवेशन के लिए कुछ कहना चाहोगे उनको? मैं तो यही कहूँगा कि मतलब आप सबसे पहले अपना डिसाइड कर लो कि गोल अगर आपने सच में करना है आपको निमसेट, तब तो यार फिर स्टडीज आप अभी से ही स्टार्ट कर सकते हो। क्योंकि ऐसा तो होता नहीं है क्या कि मतलब लास्ट टाइप में जाओगे आप फिर वहां से पढ़ना शुरू करोगे, तो ऐसे बन नहीं पाता। स्टार्टिंग से ही पढ़ो और कंसिस्टेंटली पढ़ो। उसके बाद मित माई ने काफ़ी अच्छा मतलब एक पूरी कम्युनिटी बना रखी है, कनेक्टेड रहो, वीडियोज आती रहती है, काफ़ी हेल्प मिलेगी। और सीनियर से भी मतलब काफ़ी हेल्प मिल सकती है आपको, वीडियोज आप काफ़ी देख सकते हो, डेली शेड्यूल वगैरह सब कुछ डाल रखा है भाई ने। इनसे कनेक्टेड रहो भाई, बिल्कुल यही है बस। राइट 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 राहुल भाई, थैंक यू सो मच फॉर इसके लिए भाई इतना मतलब अपनी गाइडेंस देने के लिए बच्चों को। और जो स्ट्रेटजी तुम्हारी थी आई गेस बच्चे इसको भी फॉलो करेंगे, क्योंकि अब भैया हमारे पास 250 डेज अराउंड का टाइम बचा है। तो इस 250 डेज के अराउंड के टाइम को भी हमारे को इतने अच्छे से यूज करना है कि हम भी अपने एक ड्रीम कॉलेज में पहुंच सके। सो थैंक यू सो मच राहुल भाई एंड कंग्रेचुलेशंस वंस अगेन इतनी अच्छी रैंक लाने के लिए नमस्ते के अंदर। ऑल द वेरी थैंक यू बेस्ट। सो मच, थैंक यू। Most people take the easy road and wonder why they don't reach their goals. There's too much traffic on it. But me, I take the growth road. It's empty, it's an uphill battle.